उसे पकड़कर डार्क रूम में ले जाओ और उससे मालूमात हासिल करो कि उसने हेडक्वार्टर के बारे में टार्सन को और क्या मालूमात दी है। सारी मालूमात हासिल करके उसे भी गोली मार देना और उसकी लाश भर की भट्टी में भस्म कर देना, कर्नल रिचर्डसन ने कहा और साथ ही उसने रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। मेरे हेडक्वार्टर में इतना सब कुछ हो गया और मुझे इसका पता ही नहीं चला, कर्नल रिचर्डसन ने होठ चबाते हुए कहा। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने लगा। बार्टन क्लब। राब्ता मिलते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। कर्नल रिचर्डसन बोल रहा हूँ, बार्टन से बात कराओ, कर्नल रिचर्डसन ने सख्त लहजे में कहा। ओ, एक मिनट होल्ड करें प्लीज, दूसरी तरफ से कहा गया और चंद लम्हों के लिए रिसीवर में खामोशी छा गई। बार्टन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक मर्दाना लेकिन मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। बार्टन, तुम्हें फौरी तौर पर एक काम करना है। अपने रेड फोर्स के साथ हॉक क्लब पर रेड करो और उस क्लब को मुकम्मल तौर पर मिसाइलों और बमों से उड़ा दो। क्लब पर रेड करने से पहले इस बात का पता कर लेना कि क्लब का जनरल मैनेजर टार्सन क्लब में मौजूद है या नहीं। मैं चाहता हूं कि जब तुम क्लब को निशाना बनाओ तो उस वक्त टार्सन को भी क्लब में मौजूद होना चाहिए ताकि क्लब के साथ उसके भी पुरकच्चे उड़ जाएं। कर्नल रिचर्डसन ने तेज तेज बोलते हुए कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से बार्टन ने बगैर किसी सवाल के मुअद्दबाना लहजे में कहा। क्लब तबाह करके मुझे फौरन रिपोर्ट दो, कर्नल रिचर्डसन ने कहा और फिर उसने रिसीवर रख दिया। ये अच्छा हुआ है कि टार्सन ने अभी तक इमरान को मेरे हेडक्वार्टर के बारे में कोई तफसील नहीं बताई है। अगर वो इमरान को हेडक्वार्टर की तफसील और लोकेशन बता देता तो इमरान अपने साथियों को लेकर फौरन डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर पर चढ़ाई कर देता। इससे पहले कि इमरान अपने साथियों को लेकर यहाँ आए, मैं टार्सन को हलाक करा दूंगा तो इमरान को ना मेरे हेडक्वार्टर का पता चल सकेगा और ना ही वो कभी मुझ तक पहुंच सकेगा। फार्मूला मुझ तक पहुंच चुका है, अब इमरान कुछ भी कर ले उसके लिए डार्क हार्ट से फार्मूला हासिल करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा। मैं उसे किसी भी सूरत में फार्मूले तक न पहुंचने दूंगा, कर्नल रिचर्डसन ने गुर्राते हुए कहा। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो कर्नल रिचर्डसन ने हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठा लिया। कर्नल रिचर्डसन बोल रहा हूँ, कर्नल रिचर्डसन ने मखसूस लहजे में कहा। एंड्रयू बोल रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से सैटेलाइट फोन के ट्रैकिंग रूम के इंचार्ज एंड्रयू की आवाज सुनाई दी। ओ तुम, क्या हुआ, पता चला उस आदमी का, कर्नल रिचर्डसन ने चौंक कर कहा। यस चीफ, मैंने टार्सन के आदमी को ढूंढ निकाला है। वो सेक्शन 5 के इंचार्ज डेविस के रूप में था। मैंने हेडक्वार्टर के तमाम सेक्शन ऑफिसरों को बिग हॉल में बुलाया था ताकि बारी बारी तमाम अफराद की चेकिंग की जा सके। मैंने उन तमाम ऑफिसर्स पर 0S गैस फायर की और फिर जब मैंने उन्हें लाइट ट्रैक स्क्रीन से चेक किया तो मुझे सेक्शन 5 के इंचार्ज डेविस के चेहरे पर मेकअप दिखाई दिया। मैंने फौरन उसका चेहरा क्लोजअप में चेक किया और फिर स्पेशल लेंस की मदद से देखा तो मुझे उसके मेकअप के पीछे छुपा हुआ उसका असल चेहरा दिखाई दे गया। मैंने पहले ही मरहले में उसे ट्रेस कर लिया था। मैंने फौरन उस पर रेड फायर किया और उसे बेहोश कर दिया। बाकी सबको मैंने बिग हॉल से बाहर निकाल दिया जो डेविस के बेहोश होने पर हैरान हो रहे थे। उन सब के जाने के बाद मैं बिग हॉल में गया और वहां से डेविस को उठाकर डार्क रूम में ले गया। उसे होश में लाकर मैंने उस पर मखसूस तशद्दुद किया और उससे सारी बातें उगलवा ली। वो वाकई टार्सन का ही आदमी था और डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर के बारे में मुसलसल टार्सन को तफसीलात फराहम कर रहा था। उसके पास 05 ट्रांसमीटर था जो मैंने अपने कब्जे में ले लिया है। सारी मालूमात हासिल करके मैंने उसे गोली मारकर हलाक किया और उसकी लाश भर की भट्टी में जला दी। दूसरी तरफ से एंड्रयू ने तफसील बताते हुए कहा। गुड शो, उस सफाई करने वाले आदमी का क्या हुआ जिसने मेरे ऑफिस के फोन सेटअप में डिवाइस लगाई थी, कर्नल रिचर्डसन ने पूछा। वो अपने हेडक्वार्टर में चला गया था चीफ। मैंने वहां अपने आदमी भेजकर उसे भी गोली मरवा कर हलाक कर दिया है और उसकी लाश भी नकली डेविस के साथ भर की भट्टी में जला दी है, एंड्रयू ने कहा। गुड शो, मैंने भी रेड सेक्शन के बार्टन को कॉल कर दिया है और उसे हुक्म दिया है कि वो फौरी तौर पर टार्सन को उसके क्लब समेत तबाह कर दे। मैंने उसके क्लब को बमों और मिसाइलों से उड़ाने का हुक्म दिया है, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। यह आपने बहुत अच्छा किया है चीफ। उस टार्सन के पास डार्क हार्ट हेडक्वार्टर की खासी रिपोर्ट जा चुकी थी। उसका हलाक होना ही बेहतर था, वरना वो इमरान समेत किसी को भी डार्क हार्ट हेडक्वार्टर के बारे में तफसीलात फराहम कर सकता था, एंड्रयू ने कहा। अब वो ऐसा नहीं कर सकेगा, लेकिन उसके बावजूद इमरान तक ये खबर पहुंच चुकी है कि पाकिस्तानी फार्मूला डार्क हार्ट के पास है, इसलिए वो यकीनी तौर पर एक्रीमिया आएगा और डार्क हार्ट के खिलाफ काम शुरू कर देगा। मैं चाहता हूँ कि इमरान को डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर के बारे में कोई मालूमात न मिल सके और वो यहाँ आकर सिर्फ हवा में ही टामक टोया मारता रह जाए।
कर्नल रिचर्डसन ने कहा, यस चीफ, ऐसा ही होगा। इमरान और उसके साथी लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर को किसी भी सूरत में ट्रेस न कर सकेंगे। इस बार उनके हाथ सिवाय नाकामी के और कुछ ना आएगा, एंड्रयू ने कहा। इसके बावजूद तुम हेडक्वार्टर के सिक्योरिटी को मजीद टाइट और फुल प्रूफ बना दो, ताकि इमरान यहाँ पहुंच भी जाए तो वो किसी भी हाल में हेडक्वार्टर के अंदर ना आ सके। बार्टन मुझे हॉक क्लब की तबाही और टार्सन की हलाकत की रिपोर्ट दे दे तो मैं उसे जिम्मेदारी सौंप दूंगा कि वो इमरान और उसके साथियों के खिलाफ काम करने के लिए तैयार रहे। इमरान को ब्लैक हार्ट के हेडक्वार्टर तक पहुंचने से रोकने और उन सबको हलाक करने की जिम्मेदारी उसी की होगी। हमारी एजेंसी में बार्टन और उसके रेड सेक्शन में ही ऐसी सलाहियत है जो इमरान और उसके साथियों के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बन सकते हैं। बार्टन न सिर्फ उन्हें डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर तक पहुंचने से रोक सकता है, बल्कि वो इमरान और उसके साथियों से टकराने और उन्हें हलाक करने की भी सलाहियत रखता है। मुझे यकीन है कि यह टास्क अगर मैं बार्टन को दे दूं तो वो अपना काम बखूबी सर अंजाम दे सकेगा और वो जल्द ही मुझे इमरान और उसके साथियों की हलाकत की खुशखबरी सुना सकता है। कर्नल रिचर्डसन ने मुसलसल बोलते हुए कहा, यस चीफ, बार्टन इमरान के बारे में सब कुछ जानता है और उसे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के काम करने के तरीके से भी मुकम्मल आगाही है। अगर उसे और उसके रेड सेक्शन को इमरान और उसके साथियों के मुकाबले पर लाया जाए तो इमरान और उसके साथियों के लिए वो मौत का तूफान बन जाएगा और उन्हें अपने साथ उड़ा ले जाएगा। ये अजीम कामयाबी बार्टन और उसका रेड सेक्शन ही हासिल कर सकता है। एंड्रयू ने कहा, ओके, तुम अपना काम करो और सैटेलाइट फोन कॉल्स की मुकम्मल मॉनिटरिंग करो ताकि इमरान और उसके साथी एक्रियम में कहीं भी कॉल करे तो उन्हें ट्रेस किया जा सके। कर्नल रिचर्डसन ने कहा और उसने रिसीवर रख दिया और अपने काम में मसरूफ हो गया। तकरीबन 2 घंटों बाद एक बार फिर फोन की घंटी बज उठी तो उसने फाइल से सर उठाया और हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठा लिया। कर्नल रिचर्डसन बोल रहा हूँ। कर्नल रिचर्डसन ने मखसूस लहजे में कहा, बार्टन बोल रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से बार्टन की आवाज सुनाई दी तो कर्नल रिचर्डसन चौंक पड़ा। यस बार्टन, क्या रिपोर्ट है? कर्नल रिचर्डसन ने चौंकते हुए कहा, मैंने टार्सन को हलाक कर दिया है चीफ और उसके हॉक क्लब को मिसाइलों से मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ से बार्टन ने जवाब दिया तो कर्नल रिचर्डसन के चेहरे पर मसरत के तासुरात फैलते चले गए। वेल डन बार्टन, मुझे तुमसे इसी कामयाबी की खबर की ही उम्मीद थी। रियली वेल डन, कर्नल रिचर्डसन ने कहा। थैंक यू चीफ। आप जानते हैं कि बार्टन को आज तक आपने जो भी काम सौंपा है, बार्टन ने उस काम को हमेशा कामयाबी से मुकम्मल किया है। दूसरी तरफ से बार्टन ने मसरत भरे लहजे में कहा, हाँ जानता हूँ, इसीलिए तो ये खुसूसी टास्क मैंने तुम्हें दिया था। बहरहाल मुझे तफसील बताओ। कर्नल रिचर्डसन ने जवाब देते हुए कहा, मैं अपने रेड फोर्स को लेकर हॉक क्लब रवाना हुआ और फिर मेरे आदमियों ने हॉक क्लब को चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद मैं अपने 10 आदमियों को लेकर क्लब में घुस गया और अंदर जाते ही मैंने हर तरफ अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। क्लब में कई मुसल्लह अफराद मौजूद थे जो टार्सन और उसके क्लब की हिफाजत करते थे। क्लब में मौजूद तमाम अफराद को हलाक करके मैंने एक वेटर से मालूम किया तो उसने मुझे बताया कि टार्सन का ऑफिस क्लब के नीचे एक तहखाने में है। मैं फौरन उसके साथ तहखाने में गया और फिर मुझे तहखाने में जो भी दिखाई दिया मैंने उसे गोलियों से उड़ा दिया। टार्सन के ऑफिस का दरवाजा बंद था। उसका ऑफिस चूंकि साउंड प्रूफ था इसलिए मुझे यकीन था कि बाहर की कोई भी आवाज उसके कानों तक न पहुंची होगी। उसके ऑफिस के दरवाजे के पास जाकर मैंने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे को हैंड ग्रेनेड से तबाह किया और फिर उसके ऑफिस में दाखिल हो गया। टार्सन अपने ऑफिस में ही मौजूद था। धमाके की शिद्दत से वो मेज और कुर्सी समेत उड़कर पीछे जा गिरा था और मेज और कुर्सी हटाकर बाहर आने की कोशिश कर रहा था। मैंने उस पर गोलियों की बौछार कर दी और उसे गोलियों से छलनी कर दिया। उसे और उसके क्लब में मौजूद तमाम अफराद को हलाक करके मैं बाहर आया और फिर मैंने क्लब पर मिसाइलों की बारिश कर दी और क्लब को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। दूसरी तरफ से बार्टन ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, उस क्लब के इर्द गिर्द आबादी तो नहीं थी कोई? कर्नल रिचर्डसन ने पूछा। नो चीफ, क्लब गैर आबाद इलाके में शहर से हटकर था। वहाँ ऐसे चंद और क्लब मौजूद हैं, लेकिन वो सब क्लब भी इस क्लब से खासे फासले पर मौजूद हैं। मिसाइलों ने सिर्फ उसके क्लब को ही तबाह किया है, दूसरे क्लबों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बार्टन ने जवाब दिया। ठीक है, अब तुम एक काम करो और फौरन मेरे पास हेडक्वार्टर पहुंच जाओ। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे रेड सेक्शन के लिए एक और टास्क चुना है और इस टास्क को सिवाय तुम्हारे और तुम्हारे सेक्शन के कोई पूरा नहीं कर सकता है। कर्नल रिचर्डसन ने कहा। टास्क क्या है चीफ? बार्टन ने पूछा। तुम ऑफिस आ जाओ
फिर मैं तुम्हें सारी तफसीलात बता दूंगा। कर्नल रिचर्डसन ने कहा, यस चीफ, मैं 1 घंटे तक पहुंच जाऊंगा। बार्टन ने कहा। तो कर्नल रिचर्डसन ने रिसीवर क्रिडल पर रख दिया। उसके चेहरे पर अब इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। उसने टार्सन को उसके क्लब समेत खत्म कर दिया था। डार्क हार्ट में मौजूद टार्सन के आदमी को भी ट्रेस करके पकड़ लिया गया था और उसे हलाक करके उसकी लाश बरकी भट्टी में जला दी गई थी। अब वहां ऐसा कोई आदमी मौजूद न था जो इमरान को डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर के बारे में बता सकता हो। इसलिए कर्नल रिचर्डसन बेहद मुतमईन और मसरूर था कि इमरान एक्रीमिया आया तो वो डायरेक्ट डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर तक न पहुंच सकेगा और वो बार्टन और उसके रेड सेक्शन को इमरान और उसके साथियों के पीछे लगा देगा, जो न सिर्फ इमरान और उसके साथियों को डार्क क्लब तक पहुंचने से रोक सकते थे बल्कि उन सबका खात्मा भी कर सकते थे। एक्रीमिया के एक छोटे शहर कॉर्सन के एयरपोर्ट पर चार्टर्ड जेट तैयारे से उतरकर इमरान अपने साथियों समेत जरूरी चेकिंग के बाद बाहर आया तो वहां मौजूद टैक्सी ड्राइवर एक ग्रोह की सूरत में उनके गिर्द इकट्ठे हो गए और फिर थोड़ी सी जरा के बाद इमरान ने 2 टैक्सियां हायर कर ली। इमरान के साथ जूलिया, सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर थे और वो सब अपने असल हुलियों में थे। जूलिया एक टैक्सी की फ्रंट सीट पर बैठ गई जबकि इमरान और सफदर उगबी सीट पर थे। दूसरी टैक्सी की फ्रंट सीट पर तनवीर और उगबी सीट पर कैप्टन शकील अकेला बैठा हुआ था। दोनों टैक्सियां तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ने लगी। ये तो काफी बड़ा शहर मालूम हो रहा है। जूलिया ने हैरत से इधर उधर मौजूद इमारतों और सड़क पर दौड़ती हुई बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखते हुए हैरत भरे लहजे में कहा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बारे में भी लोगों का यही तस्वुर होता है जो तुम्हारा शहर के बारे में है। उगबी सीट पर बैठे हुए इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जूलिया ने अज़बात में सर हिला दिया। क्या आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं इमरान साहब? साथ बैठे हुए सफदर ने पूछा। हाँ, कई बार पहले आ चुका हूँ, इमरान ने अज़बात में सर हिलाकर जवाब देते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि आपके अलावा और कोई मेंबर पहले यहाँ नहीं आया है, इसीलिए हमें ये शहर नया नया सा मालूम हो रहा है। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यहाँ मैं या तो अकेला ही आया हूँ या फिर मेरे साथ जोसेफ और जवाना होते थे। एक बार टाइगर भी यहाँ आ चुका है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन यहाँ आने की आपको क्या जरूरत थी? आपने तो कहा था कि हम डायरेक्ट विलिंगटन पहुंचेंगे और फिर आपने विलिंगटन की बजाय एक्रीमिया का ये शहर क्यों चुन लिया? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं यहाँ एक दोस्त से मिलना चाहता था जो हमें डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर के बारे में तफसीलात मुहैया कर सकता था, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने पर मुझे चीफ ने कॉल करके बताया कि दारुल हुकूमत में मौजूद उस क्लब को मिसाइलों से तबाह कर दिया गया है जहां मुझे अपने दोस्त से मिलना जाना था। इमरान ने कहा, आपका मतलब है हॉक क्लब जिसका टार्सन मालिक था? सफदर ने कहा। हाँ, इमरान ने जवाब दिया। ओ, तुम तो बता रहे थे कि हम इस टार्सन के जरिए ही डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर तक पहुंच सकते हैं जिसके चीफ कर्नल रिचर्डसन के पास एंटी मिसाइल फार्मूला मौजूद है। अब अगर टार्सन हलाक हो चुका है तो फिर हम डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर तक कैसे पहुंचेंगे? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। जाहिर है अब यहाँ धक्के ही खाना पड़ेंगे, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात नहीं समझी, जूलिया ने हैरान होकर कहा। टार्सन की हलाकत के बाद मैंने तो चीफ से कहा था कि वो इस मिशन को ड्रॉप कर दे। मेरे हालात खराब है, मैं इतना बड़ा ट्रिप अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन वो मेरी बात सुनता ही कहाँ है। अगर वो मेरे हालात जानता होता तो मुझे इतनी रकम दे देता कि मैं आगा सुलेमान पाशा के तमाम कर्जे उतार कर इत्मीनान से पैर पसारे अपने फ्लैट में पड़ा सो रहा होता। लेकिन उसने मुझे जबरदस्ती यहाँ आने पर मजबूर किया है कि मैं यहाँ आकर हर सूरत में डार्क हार्ट का हेडक्वार्टर तलाश करूं और फिर वहां घुसकर कर्नल रिचर्डसन को गिरफ्त में लूं और उसके हलक में हाथ डालकर एंटी मिसाइल फार्मूला निकलवा लूं। टार्सन जिंदा होता तो उसका मुआवजा उसे देता और उसकी मदद से ये काम आसानी से कर लेता, लेकिन अब जाहिर है धक्के ही खाने पड़ेंगे, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और जूलिया और सफदर दोनों बेख्तियार हंस पड़े। तुम हो ही इस काबिल कि इस तरह धक्के खाते फिरो, इस बार जूलिया ने हंसते हुए कहा। बस इतनी मेहरबानी कर देता है तुम्हारा चीफ कि तुम लोगों को भी साथ भेज देता है ताकि मैं अकेला न धक्के खाता फिरूं बल्कि बाजमात धक्के खाऊं, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा और जूलिया और सफदर दोनों बेख्तियार हंस पड़े। कितना मुआवजा मांगा था उस टार्सन ने आपसे? सफदर ने पूछा। ये ना पूछो, अगर जूलिया ने सुन लिया तो उसने मुझे गोली मार देनी है, इमरान ने कहा तो सफदर और जूलिया बेख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब? टार्सन के मुआवजे से मेरा क्या ताल्लुक? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। बेहतर होगा कि अभी इस बात पर पर्दा ही पड़े रहने दो, वक्त आने पर मैं बता दूंगा कि टार्सन इस सिलसिले में हमारी मदद करने के लिए मुझसे क्या मुआवजा मांग रहा था, इमरान ने कहा। नहीं, मुझे बताओ, अभी बताओ,
जूलिया ने तेज लहजे में कहा। क्या बताऊं? इमरान ने मासूमियत से पूछा। यही कि ये टार्सन हमें डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात मुहैया करने के लिए तुमसे क्या मुआवजा मांग रहा था। बोलो, जल्दी बोलो, वरना। जूलिया ने तेज लहजे में कहा। वरना क्या? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वरना मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी, समझे तुम? बताओ जल्दी, बोलो, क्या मुआवजा मांगा था उसने? जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम मेरे साथ उसके क्लब में जाकर उससे मिल चुकी हो और तुम जानती हो कि तुमको देखते ही वो तुम पर फरिश्ता हो गया था और तुम्हें देखते हुए पलके तक झपकाना भूल गया था। इमरान ने कहा तो जूलिया ने बेख्तियार होंठ भींच लिए, जबकि सफदर हैरत से उन दोनों की तरफ देख रहा था, जैसे वो उनकी बातें न समझ पा रहा हो। तो जो मैं सोच रही हूँ वो सच है, जूलिया ने गुर्राते हुए कहा। अब मैं तुम्हारे दिमाग में तो झांक कर नहीं देख सकता, इसलिए मैं भला क्या कह सकता हूँ कि तुम क्या सोच रही थी। सोच के समंदर में डुबकी लगाकर बातों के मोती तलाश करना कैप्टन शकील का काम है और उसे सिर्फ मेरे ही दिमाग में झांकना आता है, किसी और के नहीं। इमरान ने मुंह बनाकर कहा और दाएं बाएं देखने लगा। इमरान, मेरी तरफ देखो, जूलिया गुर्राई। देखे बगैर कह सकता हूँ कि तुम बेहद हसीन लग रही हो, इमरान ने कहा। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, समझे तुम? जूलिया ने उसी तरह गुर्राते हुए कहा। तो जब तुम्हारा मूड मजाक के लिए ऑन होगा तो बता देना, इमरान ने उसी अंदाज में कहा। तो जूलिया ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। उस टार्सन ने तुम्हारी मदद करने के लिए यही कहा था ना कि तुम मुझे अपने साथ लेकर आना, जूलिया ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए कहा। और तुमने उसकी बात मान ली थी, जूलिया ने गुर्राते हुए कहा। उसने जब तुम्हारा जिक्र किया तो मुझे भी गुस्सा आया था, लेकिन मैं खून के घूंट भरकर रह गया क्योंकि वो मेरे हाथों की गिरफ्त से काफी दूर था। मैंने सोचा कि यहाँ आकर मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा और फिर उससे हेडक्वार्टर का पता मालूम करूंगा और फिर उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जूलिया के चेहरे पर छाया हुआ गुस्सा कदरे कम हो गया। ये तो उसकी खुशकिस्मती है कि वो मेरे यहाँ आने से पहले ही हलाक हो गया है, वरना मैं वाकई उसे जिंदा दफन कर देती, जूलिया ने होंठ काटते हुए कहा। अब वो हलाक हो गया है, इसलिए छोड़े इस बात को। आप बताएं इमरान साहब, ये जाटो क्या कोई नवाही इलाका है? सफदर ने पूछा। नहीं, कोर्सन से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर एक खासा बड़ा शहर है, इमरान ने जवाब दिया। तो जूलिया और सफदर दोनों चौंक पड़े। ओ, इसलिए टैक्सी वाले खासी लंबी रकम तलब कर रहे थे, सफदर ने कहा। वो चूंकि पाकिस्तानी जुबान में बातें कर रहे थे, इसलिए ड्राइवर खामोश बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर किसी किस्म के कोई तासुरात ना थे। यहाँ कोई चीज फिक्स नहीं होती, बस जहाँ जिसका दाव लग जाए। समझ लो कि यहाँ का सिस्टम भी पाकिस्तान के सिस्टम जैसा ही है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और सफदर भी मुस्कुरा दिया। क्या जाटों में कोई खास काम है? सफदर ने कहा। सुना है वहाँ एक बहुत मशहूर निकाह ख्वान रहता है, मैंने सोचा कि चलो उससे ही मिल लिया जाए ताकि जूलिया और सालेहा दोनों का निकाह करा दिया जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। मिस जूलिया का निकाह कराने के लिए किसी निकाह ख्वान के पास जाने की क्या जरूरत है? क्यों मिस जूलिया? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी तो आदत है बकवास करने की, जूलिया ने मसनूई गुस्से का इजहार करते हुए कहा। अरे तो क्या बगैर निकाही मुझे जूलिया को हसरत भरी नजरों से तकते रहना होगा? लेकिन कब तक? और बेचारा सफदर, इमरान ने कहा। तो जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। बेचारा क्या मतलब? मैं क्यों बेचारा बन गया इमरान साहब? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम अभी बेचारे बने तो नहीं, लेकिन बहरहाल इस बारे में संजीदगी से गौर शुरू हो चुका है, इमरान ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। और टैक्सी बेख्तियार कहकहों से गूंज उठी। साहब, जॉटो आने वाला है, आपने किसी खास जगह जाना है, अचानक ड्राइवर ने उनसे मुखातिब होकर कहा। तो वो तीनों चौंक पड़े, क्योंकि बातों में वाकई उन्हें सफर गुजरने का एहसास तक न हुआ था। और ठीक है, जाटो में डॉक्टर रोनाल्ड रहते हैं, हम उनके मेहमान हैं, इमरान ने जवाब दिया। तो टैक्सी ड्राइवर ने इस में सर हिला दिया। तुमने जिस तरह डॉक्टर रोनाल्ड का नाम सुनकर सर हिलाया है, उससे लगता है कि तुम उन्हें जानते हो और उनकी रिहाइशगाह का भी तुम्हें इल्म है, इमरान ने कहा। ओ नहीं, ऐसी बात नहीं है, ड्राइवर ने कहा। तो फिर कैसे ले जाओगे हमें डॉक्टर रोनाल्ड के पास? इमरान ने कहा। आसानी से मालूम हो जाएगा जनाब, टैक्सी ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन कैसे? इमरान ने कहा। क्योंकि जाटो इतना बड़ा शहर नहीं है, ड्राइवर ने जवाब दिया। और फिर वाकई थोड़ी देर बाद वो एक शहर की हुदूद में दाखिल हो गए। खासा खूबसूरत और मॉडर्न शहर था। एक शॉप के सामने जाकर ड्राइवर ने कार रोकी और नीचे उतरकर वो शॉप के अंदर दाखिल हो गया। उनके पीछे ही दूसरी टैक्सी भी रुक गई। कौन है ये डॉक्टर रोनाल्ड? जूलिया ने हैरान होकर पूछा। बताया तो है कि मशहूर व मारूफ निकाह ख्वां है,
इमरान ने जवाब दिया तो जूलिया ने बेख्तियार होंठ बीच लिए। वो समझ गई थी कि इमरान बताना नहीं चाहता, और इतना तो उसे भी अच्छी तरह मालूम था कि जब तक इमरान बताना ना चाहे तो उसे कुछ मालूम करना अपने ब्लड प्रेशर को हाई करने के मुतरादिफ था। इसलिए वो खामोश हो गई। चंद लम्हों बाद टैक्सी ड्राइवर वापस आकर सीट पर बैठ गया और फिर उसने कार आगे बढ़ा दी और उसके साथ ही दूसरी टैक्सी भी चल पड़ी। पता चल गया है? इमरान ने पूछा। जी हाँ साहब, वो जुनूबी हिस्से में रहते हैं, ड्राइवर ने कहा। और फिर थोड़ी देर बाद टैक्सी एक रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हो गई। यहाँ कदीम तर्ज की इमारतों की तादाद ज्यादा थी, जिससे जाहिर होता था कि यह कॉलोनी खासे तवील अरसे से आबाद है। एक कोठी के बड़े गेट के सामने ले जाकर ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी। दूसरी टैक्सी भी रुक गई। गेट पर डॉक्टर रोनाल्ड के नाम की प्लेट मौजूद थी और इमरान सर हिलाता हुआ नीचे उतर आया। इमरान के साथ ही जूलिया सफदर और दूसरी टैक्सी से तनवीर और कैप्टन शकील भी नीचे उतर आए थे। इमरान ने सफदर को किराए की अदायगी का इशारा किया और खुद वो गेट की साइड दीवार पर मौजूद कॉल बेल के बटन की तरफ बढ़ गया। उसने कॉल बेल का बटन प्रेस किया। थोड़ी देर बाद साइड गेट खुला और एक बूढ़ा मुकामी आदमी बाहर आ गया। उसके लिबास से मालूम हो रहा था कि वो मुलाजिम है। दोनों टैक्सी कारें इस वक्त बैक होकर वापस जा रही थी। उस मकामी आदमी ने जब इमरान और उसके साथियों को देखा तो उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। जी फरमाए, मुलाजिम ने हैरत भरे लहजे में कहा। डॉक्टर रोनाल्ड साहब से कहो कि पाकिस्तान से इज्जत माब जनाब प्रिंस ऑफ ढम्ब अपने दरबारियों समेत उनके मेहमान बनने बजात खुद उनके दरवाजे पर हाजिर है। इमरान ने कहा तो मुलाजिम के चेहरे पर और ज्यादा हैरत के तासुरात उभर आए। पाकिस्तान क्या मतलब? ये कहाँ वाक़ है जनाब? मुलाजिम ने शायद जिंदगी में पहली बार पाकिस्तान का नाम सुना था। कभी जिनों, देवों और परियों का सुना है तुमने? इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। जिन, देव, जी हाँ, मगर। मुलाजिम ने और ज्यादा हैरत भरे लहजे में कहा। वो पुराना दौर था, अब जदीद दौर में हर चीज सुकड़ गई है, इसलिए अब जिन और देव भी हमारे जैसे हो गए हैं और परियाज खातून जैसी। बहरहाल परिस्तान और कोई काफ में जहाँ जिन्नात, देव और परिया रहते हैं, समझ ले हम वहीं से आए हैं और जदीद दौर में कोई काफ का नाम बदलकर पाकिस्तान हो गया है। इमरान ने जवाब दिया तो मुलाजिम इस बार बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ओ ठीक है, आप अंदर आ जाए, मैं डॉक्टर साहब को मुत्तला करता हूँ, मुलाजिम ने एक तरफ हटते हुए कहा। तो इमरान मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ और उसके पीछे उसके साथी भी अंदर दाखिल हो गए। ये औसत दर्जे की कोठी थी, लेकिन कोठी का लॉन रंग बिरंगे और खूबसूरत फूलों से भरा हुआ था। मुलाजिम ने फाटक बंद किया और फिर वो उन्हें एक ड्राइंग रूम में ले आया। ड्राइंग रूम में भी पुराना फर्नीचर मौजूद था, लेकिन सफाई का मियार बेहद अच्छा था। आप यहाँ तशरीफ रखें, मैं जाकर डॉक्टर साहब को इत्तला करता हूँ, मुलाजिम ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक लंबे कद और मोटे जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर सूट था जिसका कपड़ा खासा कीमती था। मेरा नाम रोनाल्ड है, डॉक्टर रोनाल्ड, उन साहब ने अंदर दाखिल होते ही कहा। मुझे प्रिंस ऑफ ढम्ब कहते हैं और ये मेरे साथी हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। ओ तो तुम हो प्रिंस ऑफ ढम्ब, लेकिन बहरहाल ठीक है, अगर तुम कहते हो तो फिर मुझे तस्लीम करना ही पड़ेगा, डॉक्टर रोनाल्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। क्या तस्लीम किया है आपने, प्रिंस को या रियासत ढम्ब को? इमरान ने कहा। तो डॉक्टर रोनाल्ड बेख्तियार हंस पड़े। सच पूछो तो लॉर्ड अलेक्जेंडर ने प्रिंस ऑफ ढम्ब के मुतालिक जो कुछ बताया था उससे तो मैं यही समझा था कि प्रिंस ऑफ ढम्ब कोई इंतहाई भयानक और खौफनाक टाइप का इंसान होगा, जिसे देखकर बड़े बड़े एजेंटों की रूह कांप उठती होगी। लेकिन तुम्हें देखकर तो जी चाहता है कि तुम्हारे साथ पिंग पोंग भी खेला जाए, तो तुम उसमें भी थक कर जल्द हार मान जाओगे, डॉक्टर रोनाल्ड ने जवाब दिया। और उसके इस खूबसूरत जवाब पर इमरान बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने वाकई डॉक्टर रोनाल्ड की इस खूबसूरत बात का लुत्फ लिया था, जबकि इमरान के साथी भी बेख्तियार हंस पड़े थे। उसी लम्हे दरवाजा खुला और मुलाजिम एक ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर आया। ट्रॉली पर मशरूब के गिलास ढके हुए रखे थे। मुलाजिम ने एक एक गिलास उठाकर सबके सामने रखा और फिर ट्रॉली धकेलता हुआ वापस ले गया। ये मशरूब ले, डॉक्टर ने कहा और खुद भी उसने हाथ बढ़ाकर अपना गिलास उठा लिया। डॉक्टर साहब, हमें ज़ाराक एजेंसी के चीफ कर्नल ज़ाराक से खुफिया मुलाकात करनी है, क्या आप हमारी उससे मुलाकात का बंदोबस्त कर सकते हैं? इमरान ने मशरूब का घूंट लेते हुए डॉक्टर रोनाल्ड की तरफ देखते हुए कहा। खुफिया मुलाकात और कर्नल ज़ाराक से? लेकिन वो तो लॉर्ड अलेक्जेंडर का मुखालिफ है। इमरान की बात सुनकर डॉक्टर रोनाल्ड ने
चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा, इसीलिए तो मैंने आपसे खुफिया मुलाकात करने की बात की है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, आप जरा वजाहत से बात करें। डॉक्टर रोनाल्ड ने कहा,